पौधों में जैविक प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स। काफ़ी लंबे समय से लोग यह समझते रहे कि कई जैविक क्रियाएं जो जंतुओं में होती हैं पौधों में नहीं होती। लोगों में यह धारणा थी कि सिर्फ मिट्टी से पौधों को जीवित रहने और बढ़ने के लिए सभी पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं। करीब 2000 साल पहले से अरस्तु की यही मान्यता थी। महज 400 साल पूर्व से किए गए प्रयोगों के नतीजों से हम आज पौधों में होने वाली जैविक क्रियाओं के बारे में बहुत कुछ जान पाए। 7.3.1 पोषण व श्वसन, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। 17वीं शताब्दी में वॉन हेलमंट नामक एक वैज्ञानिक पौधों के पोषण और उसमें मिट्टी और पानी की भूमिका का अध्ययन कर रहे थे। लगभग 2 किलो के विलो के पौधे से उन्होंने अपना प्रयोग शुरू किया। उन्होंने विलो के पौधे को एक गमले में लगा दिया। इस गमले की मिट्टी को प्रयोग शुरू करने से पहले ही तौल लिया। गमले को अच्छी तरह ढक कर रखा जिससे उसमें पानी के अलावा कोई अन्य चीज़ न जा सके। हेलमंड नियमित रूप से नापे गए पानी से पौधे को सींचते रहे। 5 साल बाद उन्होंने गमले की मिट्टी और पौधे का वजन ज्ञात किया। उन्होंने पाया कि एक तरफ जहां पौधे का वजन लगभग 35 गुना बढ़ चुका था, गमले के वजन में महज 50 ग्राम का अंतर आया था। अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पौधे मिट्टी से नहीं बल्कि पानी से बढ़ते हैं। इस प्रयोग से एक तरफ जहां एक लंबे समय तक चली आ रही धारणा टूटी कि पौधे अपना भोजन मिट्टी से लेते हैं, वहीं दूसरी ओर पौधे के पोषण में पानी की भूमिका के बारे में पता चला। इसमें हेलमंड हवा की भूमिका को नज़रअंदाज कर गए। दरअसल उन दिनों हवा पर अध्ययन शुरू ही हुआ था और इसमें पाए जाने वाले गैसों के बारे में खोज चल रही थी। पौधे के पोषण में गैस की भूमिका के बारे में इसके लगभग 100 साल बाद पता चला। जोसेफ प्रिस्टले नामक एक वैज्ञानिक ने हवा में एक गैस को खोजा था जिसमें चीज़ें बहुत तेज़ी से जलती थीं। हवा के अवयवों तथा उन पर पौधों और जंतुओं की भूमिका के संदर्भ में प्रिस्टले अपना प्रयोग कर रहे थे। उनके प्रयोग का विवरण चित्र क्रमांक 12 में दर्शाया गया है। चित्र देखकर बताइए कि अ, ब, स एवं द परिस्थितियों में प्रिस्टले के क्या अवलोकन रहे होंगे। प्रिस्टले के प्रयोग में ब एवं द परिस्थिति में क्रमशः मोमबत्ती जलती रही व चूहा जिंदा रहा। ऐसा क्यों? प्रिस्टले ने पाया कि अ एवं स परिस्थितियों में क्रमशः कुछ समय बाद मोमबत्ती बुझ गई व चूहा मर गया। ब व द परिस्थितियों में पौधे के कारण मोमबत्ती जलती रही और चूहा भी जिंदा रहा। इससे प्रिस्टले ने निष्कर्ष निकाला कि जंतुओं के सांस लेने व मोमबत्ती के जलने से हवा के जिस अवयव का उपयोग होता है, पौधे उसी अवयव को बनाते हैं। इस अवयव के खोज के कई साल बाद इसका नाम ऑक्सीजन रखा गया। लोगों को यह तसल्ली हुई कि जब तक पृथ्वी पर पौधे होंगे तब तक हवा में ऑक्सीजन कभी खत्म नहीं होगी। पर सवाल यह था कि आखिर पौधों में ऐसा क्या होता है कि वे ऑक्सीजन बनाने में सक्षम हैं। हमने श्वसन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा है कि जब कोशिकाओं में ऑक्सीजन की ग्लूकोज के साथ क्रिया होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनने के साथ साथ ऊर्जा निकलती है। वैज्ञानिकों के मन में यह सवाल था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की क्रिया करवाई जाए तो क्या होगा। वैज्ञानिकों ने यह पाया कि पौधों में दिन रात चलने वाली श्वसन की प्रक्रिया के अलावा एक और प्रक्रिया चलती है जो सिर्फ दिन में चलती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस के बनने व कार्बनिक पदार्थों के निर्माण के लिए ऊर्जा का उपयोग होता है। अगर पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं तो उन्हें कहीं न कहीं से ऊर्जा जरूर मिलती होगी। पौधों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? 18वीं सदी में जे इंगिनहाउस नामक एक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग के जरिए इसका उत्तर खोजा था।
आइए इस प्रयोग को हम भी करके देखें। बच्चों, जैसे किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए श्वसन आवश्यक है, वैसे इन पेड़ पौधों के लिए भी श्वसन आवश्यक है। लेकिन श्वसन के अलावा इन पेड़ पौधों में एक और क्रिया होती है, वो भी केवल दिन के समय में। और इस क्रिया के दौरान ये पेड़ पौधे कुछ भोज्य पदार्थ और गैस का निर्माण करते हैं। तो भोज्य पदार्थ और गैस के निर्माण के लिए इन पेड़ पौधों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? चलिए, इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं और ये भी पता करेंगे कि इस क्रिया के दौरान कौन सी गैस का निर्माण हो रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ आवश्यक सामग्री लगेगी, जैसे कि बीकर, कीप, पानी, हार्डिला का पौधा, एक परख नली। हार्डिला के पौधे की जगह आप कोई अन्य जलीय पौधा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस बीकर को पानी से भर देंगे। अब इस कीप में हमें इस हार्डिला पौधे को फंसाना है। तो इस तरीके से हम हार्डिला पौधे को फंसाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पौधे की जो टिप है वो इस कीप की नली में हम घुसाएंगे। अब इस कीप को हम इस पानी से भरे बीकर में इस प्रकार से डाल देंगे। अब हमें ये जो परख नली है इसे भी पानी से भरना है। और पानी से भरने के बाद इस परख नली को कीप की नली के ऊपर उल्टा इस प्रकार से हम रखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो पानी का लेवल है अभी यहाँ तक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम एक निशान बना लेंगे। तो इस प्रकार से हमने एक उपकरण सेट कर लिया है। एक और उपकरण हम इसी प्रकार से सेट करेंगे, क्योंकि एक उपकरण को हमें धूप में रखना है और दूसरे उपकरण को हमें छांव में रखना है। तो जिस उपकरण को हम छांव में रखेंगे उसे काले कपड़े से या काले कागज से ढक कर रख देंगे। चलिए इसे हम धूप में रखते हैं। तो चलिए बच्चों, लगभग 5.5 घंटा हो चुका है। अब इन दोनों उपकरण का हम अवलोकन करते हैं। ये वो उपकरण है जिसे हमने धूप में रखा था और इस उपकरण को हमने अंधेरे में रखा था। जब इस उपकरण को हमने धूप में रखा था तो पानी का जो लेवल था इस निशान तक था, जो अभी नीचे आ चुका है। इसका मतलब परख नली की इतनी पूरी जगह गैस ने ले ली, मतलब यहाँ पर गैस एकत्रित हो गई। और अगर हम इस उपकरण की बात करें तो इस उपकरण में परख नली में जो पानी का लेवल है अभी भी उतना ही है। तो यहाँ पर कौन सी गैस एकत्रित हुई है, चलिए इसका पता करते हैं। इसके लिए हमें अगरबत्ती और माचिस की आवश्यकता होगी। हम अगरबत्ती को जलाएंगे और इसको इस परख नली के मुंह के पास ले जाएंगे तो हम देखेंगे कि अगरबत्ती तेजी से जल उठेगी। चलिए हम इसे करके देखते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे उपकरण को हम एक पानी से भरी बाल्टी में रखेंगे और धीरे से ये परख नली को बाहर निकालेंगे, ताकि परख नली के अंदर जो गैस है वो बाहर न निकल जाए।
इस प्रकार हमने इस परख नली को बाहर निकाल लिया और परख नली के मुंह को अंगूठे से बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो गैस बन रही है वो बाहर ना निकल जाए। चलिए, कौन सी गैस बन रही है, इसके लिए हम इसके मुंह के पास जलते हुए अगरबत्ती ले चलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अगरबत्ती की लौ की जो चमक है वो तेज होती है। तो अगरबत्ती की लौ की चमक तेज होती है, मतलब यहाँ पर कौन सी गैस बन रही है? यहाँ पर ऐसी गैस बन रही है जो जलने में सहायक है। तो वो कौन सी गैस है बच्चों? बिल्कुल सही, वो ऑक्सीजन गैस है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रिला पौधे ने धूप से ऊर्जा प्राप्त की और इसी प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग कर पौधे के द्वारा कुछ भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन गैस का निर्माण हुआ। जब किसी भी सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ का निर्माण होता है तो इस क्रिया को हम संश्लेषण कहते हैं। क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हुई है, इसलिए हम इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बच्चों, जिस प्रकार से हमारे शरीर की रक्षा हमारी त्वचा करती है, उसी प्रकार से पौधों में भी त्वचा पाई जाती है जो उनके शरीर की रक्षा करती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये त्वचा दिखती कैसे है? चलिए, इसे देखने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए रियो की पत्ती, पेट्री डिश, फॉर्सेप, स्लाइड, ब्लेड, कवर स्लिप, ग्लिसरीन और पानी। आप रियो की पत्ती को देख सकते हैं। इसकी ये ऊपरी परत है जो हरे रंग की दिख रही है और इसकी ये निचली परत है जो लाल रंग की दिखाई दे रही है। इसकी जगह आप दूसरी मांसल पत्तियां भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, आपको ध्यान रखना होगा, जब आप मांसल पत्ती लेंगे तब आप उसे अभिरंजित करेंगे। सबसे पहले हम इस रियो की पत्ती को एक दबाव के साथ तोड़ेंगे ताकि इसकी निचली झिल्ली अलग हो जाए। फिर हम उसे ब्लेड की सहायता से काट लेते हैं और पानी में डाल देते हैं ताकि इसकी कोशिकाएं सूख न जाए। इसे हम स्लाइड के ऊपर रखेंगे और इसमें एक बूंद ग्लिसरीन की डालेंगे। अब हमें स्लाइड को कवर स्लिप से फॉर्सेप और नीडल की सहायता से धीरे से ढकना है। और बच्चों, आपको ध्यान देना है, जब आप इसको ढकेंगे तो इसमें हवा के बुलबुले अंदर प्रवेश न करें, इसलिए हम इसे धीरे धीरे से ढकते हैं। इस प्रकार से मेरी स्लाइड रेडी हो गई है। चलिए इसे हम सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी में जो कोशिकाएं दिख रही है वे पौधे की बाह्य परत, बाह्य त्वचा या जिसे त्वचीय ऊतक कहते हैं, ये पौधों की रक्षा करती हैं। इन कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय स्थान, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिख रहा है। इसके अलावा इसमें कुछ विशेष प्रकार की रचनाएं भी दिख रही है जिसे हम रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों को दो वृक्क आकार की कोशिकाएं घेरे हुए हैं जिसे रक्षी कोशिकाएं कहा जाता है और इनका कार्य होता है वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करना। इसका अलावा इन रंध्रों का काम पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालना भी होता है। अगर आपको इस प्रकार की कोशिकाओं का समूह दिखाई दे तो इस प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम त्वचीय ऊतक या एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं।